नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है दोस्तों डेली करंट अफेयर के एडिटोरियल डिस्कशन में हम आज शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज 4 टॉपिक है टोटल। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी का मुद्दा, याद रखिए मुद्दा है। डिजिटल सीमा क्या है, डिजिटल सीमा बॉर्डर क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्यों न्यूज में, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल और राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन 4 टॉपिक को देखेंगे जो द हिंदू के एडिटोरियल में आया हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल को कर्मयोगी सिविल सर्विसेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा शेयर करना, दूसरों की मदद करना, ये स्वाभाविक मानवीय गुण है, ये उच्च नैतिक मूल्य हैं। ऐसे गुणों को स्वीकार करना चाहिए दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों एक चीज़ आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बता दें कि ये हम सिविल सर्विसेज जो ये कर्मयोगी सिविल सर्विसेज है, ये IAS और PCS, ध्यान दीजिएगा 2 चीज़ें। IAS और PCS के तैयारी के लिए IAS और PCS में खासकर उत्तर प्रदेश PCS की होलिस्टिक, कंप्लीट एवं समग्र तैयारी करा देता है। और सारी तैयारी क्या है, अभी फ्री ऑफ कास्ट चल रही है दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट हैं। इसमें हम आपको हर सब्जेक्ट विशेष डिटेल एनालिसिस के साथ देते चलेंगे। तो आप जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए कि कोचिंग दिल्ली में आने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के एक्सपर्ट टीचर, मेंस क्वालिफाइड, इंटरव्यू तक क्वालिफाइड टीचर खुद आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड्स करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे हमारे बारे में, JNU से मास्टर कर रहे हैं, डबल मास्टर चल रहा है, इससे पहले पब्लिक एकेडमी भी हो चुका है। फार्मासिस्ट भी हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हैं, उसके बाद तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा, अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ UPSC में। ठीक दोस्तों, हम जो है UPSC की करा देंगे। आपके आशु सर हैं, वो PCS के एक्सपर्ट टीचर हैं, वो PCS की सारी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह आप अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को बताइए। और इसमें हम आपकी सुविधा के लिए, आपके करीब पहुंचने के लिए, आपकी सफलता के लिए हर एक उपाय करने के लिए तैयार। बस एक चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए, आपकी निरंतरता चाहिए, आपकी लगन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए दोस्तों। इतना आप मुझे दीजिए, सफलता हम आपको दिलाते हैं। आपसे हम क्या लेते हैं, आपका लगन होना चाहिए, निरंतर हमारे साथ बने रहिए और मेहनत करते जाइए। ये 3 चीज़ आप मुझे दीजिए, हम आपको बदले में सफलता हासिल करवाते हैं, बदले में सफलता देते हैं दोस्तों। लेकिन ये तीनों चीज़ें में किसी दिन कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी दिन कंजूसी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अनवरत, निरंतर, इसीलिए मेरा पहला शब्द था अनवरत, परसिवरेंस आप लगिए, बिल्कुल निरंतर चलते रहिए, सफलता तो दिलाएंगे। तो मैं बात कर रहा था आपकी सुविधा के लिए, आसानी के लिए हम आपको मोबाइल नंबर भी देते हैं। मोबाइल नंबर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, अच्छा खासा चैनल है, उस पर सब कुछ हम आपको देते हैं। आप जो है YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जो है अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, आपके कमेंट को थोरोली पढ़ा जाता है, ध्यान से पढ़ा जाता है, ध्यान रखा जाता है, उसका जवाब हम देंगे दोस्तों। तो आप जो है बस लग जाइए, मेहनत से लगिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कोवैक्सीन। आज का पहला टॉपिक, कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी का मुद्दा है ना। मंजूरी का मुद्दा आगे लिख लीजिए, का मुद्दा क्या है। जैसा कि आपको पता है कि कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी क्या है, ये स्वदेशी, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। और इसके बाद ये स्वदेशी तो हो गई, देश की जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं उसने अनुमति दे दी है, देश भर में टीका लगाया जा रहा है। लेकिन विदेशों में भी चाहिए इसकी अनुमति, तभी तो ये अच्छा माना जाएगा। हाँ सही है। तो विदेश के करने के लिए विदेशी संस्था के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय स्थापित करती है वो है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये इससे अगर अनुमति मिल जाती है तो ये सामान्यतः अन्य देशों में भी वैलिड हो जाती है कि हाँ ठीक है, कोवैक्सीन लगा है तो टीका सही है ना। तो अभी तक जो है कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी नहीं मिली है। तो इस संदर्भ में अगर मंजूरी नहीं मिली है तो इससे समस्या क्या हो सकती है। आप सोचिए कि भारत में टीकाकरण इतना जोरों से चल रहा, 45+
18+ वालों को भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन अगर WHO से इसको अगर इमरजेंसी यूज लिस्ट में अगर इसकी सूची में नहीं शामिल है, मतलब कि WHO से इसकी मंजूरी नहीं मिली है, तो कोई भी भारतीय व्यक्ति जो कोवैक्सीन का टीका लगाए वो विदेश नहीं जा सकता, क्योंकि विदेश की सरकार तो मानेगी ही नहीं आपने टीका लगाया, क्योंकि विदेश के लिए मान्य ही नहीं है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए भारत सरकार ने ये प्लान बनाया है कि वह कोवैक्सीन की जो उत्पादक कंपनी है भारत बायोटेक हैदराबाद में जो स्थित है उसको मदद करेगी, जिससे वो जो है WHO की मंजूरी प्राप्त कर ले, है ना। अब मुद्दा आता है WHO की मंजूरी। तो WHO की मंजूरी जो दी जाती है उसका एक नाम है आपातकालीन उपयोग सूची। यह आपातकालीन उपयोग सूची एक ऐसी सूची है, एक ऐसी लिस्ट है जो तत्काल समय में जो है कुछ ही समय में कोई इमरजेंसी अगर बीमारी आ जाती है अचानक, तो उसके लिए जल्द खोजी गई दवा के लिए की जाती है। जैसा कि आपको पता है एक दवा को विकसित करने में 12 से इसको 10 भी मानते हैं 10 से 15 वर्ष का समय लगता है। लेकिन आपको पता है कोविड वैक्सीन जो है 7 से 2 साल में ही बन गई। इसका वो क्या था, एक आपातकालीन के को ध्यान में रखते हुए बनी है दोस्तों। तो ये उसे बोलते हैं आपातकालीन उपयोग सूची, ठीक है। यह आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होने पर आपको बता दिए। अब सरकार ये भी सोची है कि भारत में ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, वह यूरोपीय देशों में रहते हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों का एक संगठन है उसमें ज़्यादातर देश हैं। तो वहाँ की संस्था भी कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। तो भारत में ऐसे व्यक्ति जो कोवैक्सीन लगवा चुके हैं टीका, अब वो तो ब्रिटेन जाएंगे, अगर वो इंग्लैंड जाते हैं दोस्तों तो पता चलेगा वहाँ की सरकार बोलेगी आपको टीका नहीं लगा है, तो रोक देगी, जाने नहीं देगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार WHO और यूरोपीय एजेंसी की जो संस्था है उससे भी इसकी मंजूरी लेगी कि हाँ कोवैक्सीन जो है टीका यूज है और वहाँ से अनुमति मिल जाए। ठीक, ये रहा न्यूज़ दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आपातकालीन उपयोग सूची में क्या लाभ हो गया। लाभ आपने देख ही लिया, है ना। अब ये उपयोग सूची है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानते हैं, थोड़ा और जानते हैं। तो यह जो है आपातकालीन उपयोग सूची, इमरजेंसी यूज लिस्ट जिसको आप बोलते हैं, ये जो है WHO का जो है एक गैर लाइसेंसशुदा टीका चिकित्सा विधान मतलब थेरेप्यूटिक्स मतलब जिससे कोई चीज़ ठीक होती है, बीमारियाँ ठीक होती है, उसे थेरेप्यूटिक्स बोलते हैं। इसी के बाहर प्रणाली में इन विट्रो अगर डायग्नोसिस का आकलन और सूचीबद्ध करने के लिए जोखिम आधारित क्या है प्रक्रिया है। ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके आधार पे जोखिम आधारित ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के आधार पे लोगों को जो है इमरजेंसी यूज का अनुमति दी जाती है कि हाँ ठीक है। ठीक दोस्त, ये हो गया। आवश्यकता क्यों हुई इसको भी हमने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि अगर कोवैक्सीन का टीका लगा है तो व्यक्ति नहीं जा सकता। इससे लाभ क्या होगा, अगर इसको मंजूरी मिल जाएगी तो इससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि कोवैक्सीन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य हो जाएगी और ये भारत की एकमात्र और पहली वैक्सीन होगी जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ये इसका लाभ हो जाएगा। और जो भी उत्पादक जो अपने देश में कोवैक्सीन को मतलब कि वैक्सीन उत्पाद किए हैं या कोवैक्सीन, ऐसे और भी कंपनियों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी स्वदेशी टीके और दवाएं विकसित करने की ओर बल होंगी। ये लाभ हो जाएगा दोस्तों। अब जो है ये आपातकालीन उपयोग सूची के लिए क्या क्या मानदंड होते हैं इसको ध्यान देख लीजिए। इसके लिए दोस्तों कुछ मानदंड होता है। पहला मानदंड कि अगर जो दवा विकसित की गई, जो उत्पाद विकसित किया गया है वो क्या होना चाहिए, वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उसकी गुणवत्ता जो है सुनिश्चित होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए, उससे जो है जनहानि न हो, ऐसा न हो कि किसी की मृत्यु या ऐसा हो। उसकी प्रभावकारिता, ठीक है, उसकी प्रभावकारिता इफेक्टिवनेस, उसकी प्रभावकारिता और जो है उसका दोस्तों प्रदर्शन का आंकड़ा होना चाहिए, है ना, कि वो दवा कितना प्रदर्शन कर रही है ना। प्रदर्शन का आंकड़ा ये क्या है, इसके मुख्य कुछ मापदंड हैं। इन अगर मापदंडों पे खरा उतरती है तो उसी दवा को जो है क्या मिल सकता है, ये इमरजेंसी यूज के लिस्ट में शामिल किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें और विशिष्ट मानक भी होने चाहिए। ठीक है, विशिष्ट मानक एक निर्धारित किए गए हैं, उन विशिष्ट मानक होना चाहिए। इसमें कितने तरह के उत्पादों को ये जो है आपातकालीन उपयोग सूची में दिया जाता है। 3 प्रकार के इसमें उत्पाद होते हैं। वो क्या हो सकता है,
आपातकालीन या इमरजेंसी यूज लिस्ट में कितने प्रकार के उत्पाद होते हैं, ठीक है, में शामिल, ठीक है, में शामिल उत्पाद, या आप उत्पाद की जगह ये भी कर सकते हैं किस किस तरह के मेडिकल को इसमें शामिल किया जाता है। तो उसमें हो गया 3 तरह के होते हैं। एक तो टीका या वैक्सीन, जिसको आप बोलते हैं टीका हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है चिकित्सा प्रक्रिया और इन विट्रो, दूसरा है चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा की कोई भी प्रक्रिया, ठीक है, चिकित्सा की प्रक्रिया। और तीसरा है इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो डायग्नोसिस, है ना, डायग्नोसिस मतलब परीक्षण करना, किसी दवा किसी बीमारी का जो परीक्षण किए जाते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब डायग्नोसिस आते हैं। इन विट्रो जो बाहर परीक्षण किए जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों उत्पाद में शामिल उत्पाद हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है वो डिजिटल सीमा। डिजिटल सीमा क्या है, क्यों न्यूज़ में है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये जान लीजिए डिजिटल सीमा न्यूज़ में क्या है, क्यों है। अभी जो है ब्रिटेन ने एक घोषणा किया है कि वह जो है डिजिटल सीमा का जारी करेगा, अपने देश में जो है डिजिटल सीमा को लागू करेगा, योजना लागू करेगा ना। तो इसके बारे में हम जानते हैं। डिजिटल सीमा का मतलब यहाँ लिमिट वाला सीमा नहीं, ये बॉर्डर वाला है ना दोस्तों, डिजिटल बॉर्डर है ना, डिजिटल बॉर्डर, ठीक। ये डिजिटल बॉर्डर क्या है, अभी जो है UK की सरकार ने घोषणा की है कि वह एक योजना लेकर आ रही है जिसके तहत उसका देश जो है डिजिटल सीमा को लागू कर देगा। ये क्या है डिजिटल सीमा, इसमें ये जैसे कि डिजिटल होगा तो कोई भी चीज़ डिजिटल होगी। सीमा मतलब कि ये आवर्जन से संबंधित, आवर्जन मतलब आवर्जन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इमाइग्रेशन, है ना। इमिग्रेशन मतलब आवास प्रवास जो होते हैं, देश में आते हैं लोग और जाते हैं, उससे संबंधित है। तो ये क्या होगा, एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था होगी जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर वो देश से बाहर आ रहा है या देश में एंट्री कर रहा है, उसकी जो है डिटेल जानकारी इसमें होगी, है ना। एक सॉफ्टवेयर, एक डाटा होगा जिसके तहत ये होगा, ठीक। ये हो गया दोस्तों। इसको जो है एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार पत्र है, क्या होगा ये इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार पत्र, यात्रा अधिकार एक पत्र है एक तरह से। इसके तहत क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो या तो ब्रिटेन में आना चाहता है या ब्रिटेन से जाना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार पत्र जो है हासिल करना पड़ेगा। इसको हासिल करने के बाद उस व्यक्ति के लिए कई चीज़ों में आसानी भी होगी। इससे एक आसानी ये होगी कि वो वीज़ा आवेदन केंद्र पर उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा होगा कि उसकी आसानी से जो है पहचान की जा सकती है सीमा पर दोस्तों, ये इसका फ़ायदा होगा। तीसरा होगा कि कोई भी जो अधिकारी होगा देश के अंदर का, वो आसानी से जो है गणना कर सकेगा कितने लोग देश में आए हैं, कितने लोग देश से बाहर गए हैं। और ये जो है ये बात होगी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों। तो अगर इसको देखा जाए, जैसा कि आप अगर न्यूज़ में होंगे काफ़ी दिनों से, तो आप जान रहे होंगे कि 2016 में ब्रेक्जिट हुआ था ना। ये ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट हो गया था, वो EU से बाहर निकल गया था। ये बाहर निकलने का जो सबसे प्रमुख मुद्दा था, वो भी मुद्दा किससे संबंधित था, वो प्रवास से ही संबंधित, प्रवास या शरणार्थी मुद्दा से ही संबंधित था, क्योंकि ब्रिटेन में बाहरी लोगों का सबसे ज़्यादा प्रवास हो रहा था, इसी को लेकर हुआ था। तो आवश्यकता यही हो गई कि पिछले कुछ सालों से देखा गया कि 8,500, ये आंकड़ा है कि 8,500 लोग जो है व्यस्ततम जलमार्ग वाले एक चैनल से, जिसको क्या इंग्लिश चैनल बोलते हैं, इंग्लिश चैनल से छोटी छोटी नावों के में भर कर लोग जोखिम युक्त यात्रा करके कहाँ पहुँचे, लोग ब्रिटेन में पहुँचे, निवास किए। इस समस्या के समाधान के रूप में इसको किया गया है। ये कब से लागू होगी, ये 2025 से लागू करने की घोषणा किया है ब्रिटेन ने कि वो जो है जो अपना व्यापक आव्रजन नीति लागू करेगा, वो उसी में ये भी शामिल किया जाएगा योजना 2025 से। अगली न्यूज हम देखते हैं दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है।
ठीक। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है, क्यों न्यूज में है? न्यूज में इसलिए है कि यह अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि आपको पता होगा, ईरान का मुद्दा, ईरान जो है 2015 में एक समझौता किया हुआ था जिसमें P5+1 देश थे, P5 थी ना, P5+1। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ऐसे देश जिनको वीटो शक्ति प्राप्त थी, उसमें क्या है, अमेरिका, USA, UK, फ्रांस, रूस, ठीक है, रूस, उसके बाद चीन, प्लस ये 5 हो गए, अंतिम कौन सा, जर्मनी, है ना। ये 6 देश मिल करके ये जो है इसके साथ, ईरान के साथ 2015 में समझौता किए थे। वो समझौता किस बात को था लेकर के कि ईरान अपने यहाँ जो परमाणु ऊर्जा के नाम पे यूरेनियम का जो संवर्धन कर रहा है उसको रोक देगा, यही था। लेकिन हुआ यूँ कि 2017 में जो है जब ट्रंप बने राष्ट्रपति, तो उन्होंने जो है इसको निरस्त करने की घोषणा कर दी और 2018 में इसको निरस्त कर दिया, ठीक। एनीवे, उसके बाद प्रतिबंध भी लगा दिए। फिर क्या हुआ, अब जो बाइडेन जो है फिर से राष्ट्रपति बने, तो वो जो है कोशिश किए कि ईरान के साथ फिर से जो है समझौता हो सके। तो इसी संदर्भ में फरवरी 2021 में जो है, अभी इसी साल फरवरी में, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसने जो है ईरान के साथ एक समझौता किया था। 3 महीने का एक समझौता था। इस 3 महीने के समझौते में ये प्रावधान था कि ईरान जो है अपने यहाँ IAEA के सदस्यों को आने की अनुमति देगा और जांच पड़ताल करने की अनुमति देगा, ठीक है। तो ये 3 महीने की समयावधि खत्म हो गई, ये आज का न्यूज़ है। जब खत्म हो गई है तो इसने ईरान के जो संसद है, संसद के जो मुख्य अधिकारी हैं, अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने घोषणा की है कि अब जो है वह इसी मतलब कि समझौता ख़त्म के साथ अब जो है IAEA को जो है ईरान में आगे जो है निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये है आज का न्यूज़। तो अब मुद्दा आता है कि भाई ये बात कौन सी बहुत बड़ी बात है कि ईरान ने घोषणा कर दिया कि अब जो है IAEA के अधिकारियों को वो निरीक्षण नहीं करने देगा। न्यूज़ में इसलिए है कि जो अमेरिका अभी कोशिश कर रहा समझौता करने का, वही जो है इससे तो पूरे उस समझौते पे पानी फिर जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ये वियना में थी ना, वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया का एक शहर है, ऑस्ट्रिया, ये कहाँ, यूरोप में है। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में ये जो है परोक्ष रूप से विश्व के देशों के साथ संधि वार्ता चल रही थी, जिसमें जो है ईरान के साथ संबंधों को फिर से सही बनाया जा सके। उस पर क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा या भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है दोस्तों, ठीक। ये हो गया ये चीज़ें। अब थोड़ी सी और देख लेते हैं दोस्तों, परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है ना। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, या IAEA, ठीक है, ये IAEA जो है ये 1957 में 1957 में इसका गठन किया गया था। किस लिए गठन किया गया? वैश्विक शांति के लिए, परमाणु ऊर्जा के रूप में ये वैश्विक शांति के लिए, ठीक है, वैश्विक शांति, ठीक है, वैश्विक शांति के उद्देश्य से इसका क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा के वैश्विक शांति और उसके जो है उसके जो है सुरक्षित, सुदृढ़ और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अब ये चीज़ हो गया, गठन हो गया, इसके बारे में शांति सुरक्षा के लिए सहयोग करती विश्व के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर के परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के संदर्भ में काम करती है। ये चीज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो है IAEA जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष ये देती है। दूसरा इसका जो है याद रखिएगा, ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर याद रख लीजिए, क्योंकि IAS में भी सवाल पूछता है और PCS में भी ऐसे सवाल पूछता है। इसका हेडक्वार्टर वियना, ठीक है, ये वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी बात यह क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संस्था है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संस्था है, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट वाली है ये, किसी से ये चीज़ हो गया।
ठीक दोस्तों, अब इसके द्वारा कुछ कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि ये विजन के पीटी विजन के जो है टेस्ट सीरीज में अक्सर ये सवाल आ जाता है। अगर आप टेस्ट सीरीज हल कर रहे होंगे तो उसमें दिक्कत होती होगी, तो इस चीज़ को जान लीजिए कि क्या है ये जो है और कौन सा लगा चला रहा है। तो कैंसर थेरेपी के लिए एक कार्यक्रम चला रहा है। किसके लिए? कैंसर थेरेपी। आपको हो सकता आश्चर्य हो, भाई ये परमाणु ऊर्जा की बात है, परमाणु और ये कैंसर थेरेपी के लिए कौन सा कार्यक्रम चला रहा है ना? तो इसलिए चला रहा है, जैसा कि आपको पता है कैंसर थेरेपी में जो है ये इसमें भी कुछ ऐसे एटम्स यूज किए जाते हैं जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, जिसमें आप जानते होंगे कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट सामान्यतः यूज किया जाता है, और आयोडीन। ये बहुत ही फेमस 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैंसर थेरेपी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, एक कार्यक्रम चला रहा, और भी मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से भी चला रहा, मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये भी इसी समझिए मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं इसी संदर्भ में ये भी चला रहा। नेक्स्ट अगर देखते हैं वो जल उपलब्धता संवर्धन कार्यक्रम। ठीक, जल उपलब्धता संवर्धन कार्यक्रम भी ये चला रहा है दोस्तों। एक नेक्स्ट और अंतिम है वो जो है नॉन मेसी परमाणु रिएक्टर और ईंधन चक्र अंतर्राष्ट्रीय। ये एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना चला रहा, और नॉन मेसी मतलब क्या होता है, इनोवेटिव परमाणु रिएक्टर और ईंधन चक्र के लिए। ठीक है, ये क्या एक नेक्स्ट कार्यक्रम अगर हम देख लें अंतिम, ये नॉन मेसी दोस्तों, नॉन मेसी परमाणु रिएक्टर, नॉन मेसी परमाणु रिएक्टर नॉन मेसी परमाणु रिएक्टर और ईंधन चक्र पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रहा है। ठीक दोस्तों, ये 4 ऐसे कुछ कार्यक्रम भी चला रहा। अब नेक्स्ट और अंतिम हम अपना टॉपिक देख लेते हैं, ये राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है। यहाँ पर इसमें दोनों चीज़ देखेंगे। ये क्या है, पहली बात ये जानिए ये पोर्टल के बारे में। ये पोर्टल जो है पिछले साल लॉन्च किया गया था मई में, और अभी जो है इसका 1 साल पूरा हो गया है, तो इसकी एक वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल संदर्भ न्यूज में आया है। अब जो ये राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है, इसको कुछ संस्थाओं ने मिल करके किया, ये अकेले कोई संस्था नहीं किया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विभाग है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस डिवीजन है ना, डिवीजन ये किसके तहत है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये विभाग है। ये विभाग उसके बाद नासकॉम, उसके बाद कौन सा, एक नासकॉम, ठीक है, नासकॉम। ये नासकॉम क्या है, ये नासकॉम ये जो है निजी संस्थाओं की एक ऐसा संगठन है जो इलेक्ट्रॉनिक या जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आगे अग्रसर संस्था है, काम करती है। ठीक, ये प्राइवेट है, ये बात ध्यान रखिएगा। गैर लाभकारी औद्योगिक संगठन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी के सहयोग से ये पोर्टल चलाया जा रहा है। अब थोड़ा देख लीजिए कि ये AI जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI क्या है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या। पहली बात इसका परिभाषा जानिए। ये जो है साइंस टेक में ये UPSC के पेपर थर्ड के 14वीं यूनिट में ये AI का सीधे संदर्भ दिया गया है, इसको पूछ सकता है। तो आप जान लीजिए ये है क्या, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। याद रखिएगा ये जो हम मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता, ये क्या है, मनुष्यों के समान मशीन की बुद्धिमत्ता है। मनुष्यों के समान मशीन की बुद्धिमत्ता को
को प्रदर्शित करने की पद्धति है। अब याद रखिएगा दोस्त, इसमें मशीन शब्द जो दिया है, इस मशीन का एक खास अर्थ है। इस मशीन का अर्थ हो गया या तो रोबोट हो सकता है, या तो एक कंप्यूटर हो सकता है ना, रोबोट, कंप्यूटर, या ऐसे मतलब कि आधुनिक तकनीकी वाली मशीन हो सकती है, उपकरण हो सकता है ना। अब जो है ये मनुष्यों की, क्या हमने लिखा, मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता किस आधार पे, ये सामान्यतः इस बात पे निर्भर करती है, ये किस पे होती है, अनुभव आधारित। सबसे महत्वपूर्ण होता है ये सामान्यतः किस पे, अनुभव आधारित ये बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करती है, जिसमें अनुभव एक बार हो जाता है तो दूसरी बार रहा होता है उसको अनुभव, और दूसरा उदाहरण, या तो उदाहरण के भी आधार पे हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप जानते होंगे, आप मोबाइल में सामान्यतः टाइप करते होंगे, चाहे किसी पे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं पर भी कोई भी चीज़, तो एक बार आप देख रहे होंगे जो पहले आप कभी टाइप कर दिए हैं, नीचे सजेशन के रूप में वही चीज़ आ जाती है ना। तो ये क्या है, वो कहाँ से आ गई, उसके दिमाग में कहाँ से पड़ गया, दैट्स इज AI। यही क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ठीक है। ये वो इस मोबाइल में भी ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है। यूट्यूब पे आप देखे होंगे, जिस खास तरह की आप 2-4 जो है वीडियो देख लीजिए, अगली बार जो है वैसे ही वीडियो नीचे आते रहते, इसका लाभ करेंगे, मिलते जाते हैं। ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, किसने किया, ये सब चीज़ें इस आधार पे आ गई दोस्तों कि वो AI सिस्टम ने इस तरह किया है। AI जो है अनुभव और उन उदाहरणों से सीख लेता है, ठीक। इसमें एक चीज़ होती है, एक विशेष डेटा को फीड करता है और विभिन्न स्थितियों के अनुसार ये क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है, ये रोबोटिक मशीन। इसमें जो है विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है। एक चीज़ सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि एक जो है वैश्विक संस्था है, ये PwC, एक संस्था है PwC, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है। इसने ये पाया है कि इंडिया में 45%, मतलब कि बहुत तेज़ी से AI का क्या हुआ है, AI का यूज बढ़ा है, वृद्धि बहुत तेज़ी से AI प्रयोग की बढ़ी है, 45% इसके डाटा के अनुसार है दोस्तों। ये हो गया। एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर इसका यूज, भारत में अभी जो हाल के कुछ उपयोग हुए हैं या हाल के कुछ उदाहरण है ना भारत में। ये तो एक चीज़ आप देखे होंगे कि अगर आप AICTE का पोर्टल खोलते हैं तो उसके बगल में जस्ट एक आ जाता है, उसका नाम दीक्षा या क्या नाम से है, वो उसमें हेलो नाम से आ जाता है, छोटी सी लड़की का एक कार्टून बना होता है हेल्प करने के लिए। व्हाट इज दिस इज AI। ये क्या है, यही AI है। वो AI आधार पे आपको मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग, आई कैन हेल्प यू, हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं, ऐसे बोलती है, मतलब मैसेज आ जाता है, ये वर्चुअल मैसेज होता है, तो आप मैसेज करते हैं उसका रिप्लाई मिलता है। ये क्या है, AI का एक बेस्ट तरीका है। ऐसे ही आप देखेंगे AI सक्षम चैट बॉक्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AI ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, AI सक्षम चैट बॉक्स सक्षम। अच्छा, इसके बाद चैट बॉक्स अगर आप लोग यूज करते होंगे, टेलीग्राम तो यूज ही करते हो, टेलीग्राम में आप देख रहे हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे रोबोट आते हैं ना, रोबोट आते हैं, और बोट जिसको आप उस भाषा में बोलते हैं, बहुत सारे बोट आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टेलीग्राम में। ये हो गया। ऐसे ही AI के और भी एग्जाम्पल हैं, कोविड के संदर्भ में ये था, ऐसे चैट बॉक्स शुरू किए गए। न्यायिक प्रणाली, जुडिशियरी में न्यायिक प्रणाली में एक सरफेस नाम से पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक, किस नाम से, सरफेस, ठीक है, आप इंग्लिश में समझ लीजिए सरफेस। ये सरफेस नाम से जो पोर्टल है, ये क्या है, ये न्यायालय वाली व्यवस्था में, इसमें जो है न्यायाधीशों को कानूनी शोध करने में ये पोर्टल क्या करता है, मदद करता है दोस्तों। किसी में अगर आप जानेंगे तो किसी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। AI आधारित एक पावर बुआई ऐप को शुरू किया गया है, क्या शुरू किया गया है, AI आधारित पावर बुआई ऐप, पावर बुआई, ठीक, बुआई ऐप है ना। ये क्या है, ये पावर बुआई ऐप, इसके माध्यम से किसान इस बात को जानकारी ले सकते हैं कि उनके क्षेत्र में मौसम की क्या हालात है, ज़मीन में कितनी पानी की नमी है, कितना पानी चाहिए, और बुआई कब करना चाहिए। इस ऐप के माध्यम से किसान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसका और कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में। आपदा प्रबंधन में किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है दोस्त, आपदा प्रबंधन में पूर्वानुमान सबसे बेस्ट चीज़ है। क्या, वो पूर्वानुमान अगर लगा दिया जाए, ऐसा AI सिस्टम विकसित कर दिया जाए जिससे वो जो है
जो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है पहले ही लोगों को अवेयर कर दे तो इस आधार पे वो आपदा में काफ़ी मदद कर सकता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में, और कहाँ कहाँ पर इसका यूज है सबसे अच्छा, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान है दोस्त, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों में। इस बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों में किस प्रकार से कैसे अगर आप देखते हैं तो देखते हैं कि अभी जो है SBI ने भी कुछ साल पहले, उसके बहुत पहले जो है HDFC ने भी शुरू कर दिया था कि वो जो है हेल्प करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के रूप में जो है AI बेस्ड जो है रोबोट को शुरू किया था। तो इस तरह भी ग्राहकों के अनुभव को पता करने के लिए और धोखाधड़ी से बचने के लिए भी AI का उपयोग किया जा सकता है। अब देखेंगे कि क्या भारत सरकार इसके लिए कुछ कर भी रही है। तो इसको AI को बढ़ावा देने के लिए, AI को बढ़ावा देने के लिए, है ना, बढ़ावा देने के लिए उपयोग क्या दिए करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। अगर उन प्रयास में देखेंगे तो देखेंगे 2018 में नीति आयोग ने एक जो है भारत विजन के नाम से क्या जारी किया था, एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की थी। उसके तहत उसने क्या किया था, समावेशी AI की बात किया था। समावेशी AI मतलब कि हर तबके के लोगों के तक पहुंच जा सके, वो गरीब हो धनी हो, जिसमें आप जनधन अकाउंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये भी इसके तहत आ जाएंगे। वो AI बेस्ड वो भी काम करते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट एग्जांपल है AI बेस्ड जिसमें DBT है ना, सॉरी दोस्तों, DBT मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र है ना, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ये। उसके बाद और क्या किया गया, नई शिक्षा नीति है ना, जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें भी AI के या ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक को बढ़ाने के लिए इस पर फोकस किया गया है, बल दिया गया है, नई शिक्षा नीति। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी आप देखेंगे जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत एक आता है ये एकलव्य है ना, एकलव्य आवासीय योजना, एकलव्य आवासीय योजना है ना। एकलव्य आवासीय योजना जो है ये आती है किसके तहत, जनजाति मंत्रालय के तहत। इसने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है एक समझौते विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए ऐसे स्कूलों में। उसके बाद आप देखेंगे कि US के साथ US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी ना, US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये क्या हुआ, एक समझौता है। इसके तहत दोस्तों एक समझौता या पहल शुरू किया गया, यह एक पहल शुरू किया गया है जिसके तहत इंडिया में AI सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए USA के साथ ही किया गया है। ये है। दूसरी बात, अभी भारत जो है ये सबसे अच्छा है कि पिछले साल आप सुने होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के देशों से आह्वान किया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को इस वैश्विक महामारी के संदर्भ में बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल की जानी चाहिए। तो उस संदर्भ में भी भारत ने भाग लिया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी GPAI थी ना, GPAI है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत ने अगुवाई किया था। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर किए थे, इसमें सहयोग किए, भारत ने भाग लिया था। अब कुछ चीज़ें इसकी बाधाएं भी देख लीजिए दोस्तों कि भाई ठीक है अभी तक तो हमने इतनी अच्छी बातें कर डाली, बाधा भी तो है ना कुछ। तो बाधाएं अगर देखते हैं इसके संदर्भ में AI के क्षेत्र में क्या क्या बाधाएं आती हैं, तो बाधाओं को आप देख लीजिए है ना। चुनौतियाँ क्या क्या हैं, चैलेंजेस। पहली चैलेंज तो ये है दोस्तों कि इसके AI की सीमित समझ है, लोगों को इसकी समझ ही बहुत कम है, ये क्या है क्यों है किस तरह ने। तो लोग तो यूज करते हैं, उनके जो है यूट्यूब खूब चलाते हैं, यूट्यूब में एक जो शुरू कर दिए वैसे ही वीडियो आते रहते, लेकिन इसकी समझ ही नहीं, जानकारी कम लेते हैं किस तरह के ये है। इसके बाद दूसरा है इसमें जो है AI के क्षेत्र में निवेश क्या होता है, निवेश कम होता है और इसमें स्टार्टअप भी क्या है, स्टार्टअप भी कम है ना, स्टार्टअप भी इसमें शुरुआत ही नहीं हो रहे हैं, आगे लोग आ ही नहीं रहे, ये है। उसके बाद वैश्विक
उसके बाद आप देख सकते हैं वैश्विक, ठीक है, वैश्विक सबक में देख सकते हैं इससे क्या बढ़ता है, इनसे इनइक्वालिटी, असमानता में वृद्धि भी दिखती है, असमानता वृद्धि। तो ये क्या होता है, इसमें अशिक्षा और गरीबी जैसा भाग में एक मेजर फैक्टर है, ये भी इसके संदर्भ में एक बाधा के रूप में है। और क्या इसके लिए है, इसके लिए सरकार भी जो है इसका कोई स्पष्ट नीति नहीं है। क्या है, स्पष्ट नीति एवं दृष्टिकोण की कमी, एवं दृष्टिकोण की कमी। दोस्तों ये भी एक कमी है, ठीक है, स्पष्ट नीति ये भी एक कमी है। दूसरी बात सरकार और ये जो है हितधारक, उसके बाद R&D की कमी है ना, R&D मतलब कि क्या हो गया, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, शोध और विकास की भी भारत में कमी है, इस क्षेत्र में करना ये चैलेंजेस होगा। तो दोस्तों डेली के इस जो है एडिटोरियल करंट अफेयर में आप करंट अफेयर का आज ये टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। धन्यवाद।